क्या रिलेशनशिप में आने पर धोखा देने वाले पार्टनर को जेल जाना पड़ेगा? क्या अब भारतवर्ष को पुरुष आयोग की आवश्यकता हो गई है? नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। और आज मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 69 जो लागू हुई है उस पर क्या विवाद है और इस पर बड़ी बड़ी समीक्षाएं हो रही हैं, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि यह कानून पूरी तरीके से एक तरफा है। 1 जुलाई 2024 से भारत में नए कानून लागू हो गए हैं और उसके बाद 1860 के जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे उन सभी को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन कानून के विधेयक को 2023 में ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित करवा लिया गया था, परंतु नए कानून लागू होने के बाद ही इनमें से बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिन पर की विवाद खड़ा हो गया है। उन्हीं में से एक है भारतीय न्याय संहिता की धारा 69। धारा 69 छल को परिभाषित करती है, जिसमें वो कहती है कि किसी भी स्त्री से छल पूर्वक यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, जो कि पहले वाली जो IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता थी उसमें ये सब नहीं था। भारतीय दंड संहिता 1860 के जमाने में बनाई गई थी, जिसमें इस प्रकार का समाज नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे समाज में बदलाव हुआ है, इतनी लंबी सदी के बाद, लगभग 2 सदी के बाद भारत के जो कानून है उनमें बदलाव आ रहा है। तो ऐसे में जो नया कानून आया है धारा 69 BNS के तहत, उस पर बहुत सारे विवाद खड़े हो गए हैं। अब इसमें विवाद की शुरुआत कैसे होती है? कुछ लोगों का ये कहना है कि जब विधेयक पारित किया गया था तो विधेयक पारित होने से पहले इन सभी कानूनों को जनता के सामने रखना चाहिए था, ताकि इन पर समीक्षा की जा सके, ताकि सभी लोग एक्सपर्ट्स एडवाइस सुन सके, सभी सुन सके कि जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, कानून के जानकार, इन पर क्या कहते हैं और यदि सुधार की कहीं पर गुंजाइश है तो वह विधेयक पारित होने के समय ही वह सुधार किए जा सकते थे, ताकि बाद में जब कानून लागू होते हैं तो जनता को परेशानी नहीं होती है। परंतु हुआ यह है कि पहले कानून लागू कर दिए गए हैं 1 जुलाई 2024 से, और उसके बाद इन सभी कानूनों पर सभी जो प्लेटफॉर्म है वो खोले गए हैं कि ओपन डिस्कशन इन पर होना चाहिए। अब धारा 69 की बात करते हैं। यह छल को परिभाषित करता है। बताया गया है कि किसी भी स्त्री को प्रमोशन का झांसा देना या फिर उसको नौकरी का झांसा देना या फिर विवाह का झूठा वादा करके उसके साथ यदि यौन संबंध बनाया जाएगा तो उसे उसकी सहमति नहीं माना जाएगा, इसे छल माना जाएगा। यहाँ पर विवाद यह उठता है कि यदि शादी का वादा जो होता है वह एक पवित्र बंधन है, यानी कि पवित्र वादा है। दूसरी तरफ जो इसमें लागू किया गया है कि नौकरी का झांसा दे करके या फिर प्रमोशन का झांसा दे करके या दूसरे कोई और झांसा हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे या आपको बाकी लोगों से ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो इस प्रकार के जो वादे होते हैं वो पहले से ही अपवित्र वादे हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि कोई शादी का झांसा देकर या शादी का वादा करके किसी स्त्री से, महिला से यौन संबंध बनाता है तो इसको तो कानून के दायरे में रखना चाहिए। बाकी जो दूसरे है कि नौकरी का झांसा दे करके या फिर प्रमोशन का झांसा दे करके, उसे इस कानून के दायरे में नहीं रखना चाहिए। एक विवाद तो इसमें यह है। दूसरा विवाद यह है कि यदि कोई शादी का झांसा देता है और उसके बाद यौन संबंध बनाता है तो कौन तय करेगा, कैसे तय होगा कि उस समय महिला की सहमति थी या नहीं थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का उस समय विवाह करने का, शादी करने का इरादा हो परंतु बाद में झगड़ा हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में महिला बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को जेल भिजवा सकती है। तो यहाँ पर हुआ यह है कि जो पुरुष हैं उनके लिए कठिनाई ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यदि साक्ष्य ढूंढे जाएं तो इसके साक्ष्य मिलना बहुत मुश्किल है कि इस शादी का झांसा दिया गया या दोनों का एक नॉर्मल ब्रेकअप हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब यह भी हो सकता है, आशंका यह जताई जा रही है कि यदि आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप के बाद आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब इसमें सजा का प्रावधान कितना है? शादी का झांसा दे करके या फिर नौकरी का झांसा दे करके या प्रमोशन का झांसा दे करके किए जाने वाले जो यौन अपराध है, यानी कि यौन संबंध बनाना, उसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा होगी और गिरफ्तारी भी इसमें तुरंत ही हो पाएगी। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की जो छूट है या रियायत है वो पुरुष को नहीं मिलने वाली है। वहीं इसमें एक और विवाद सामने आया है कि जो पुरुष स्वयं धोखे के शिकार होते हैं, यानी कि जिनके साथ ये उल्टा होता है कि जैसे कि शादी का झांसा पुरुष को दिया जाता है और उनके साथ संबंध बनाए जाते हैं लेकिन बाद में उनसे विवाह नहीं किया जाता, या फिर आप देखिए कि पुरुष को ये कहा जाता है कि उनको प्रमोशन हो जाएगा, इनकी आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, यह लोगों का सवाल है।
क्या उन्हें भी सेम उसी आधार पर वो भी कोर्ट जा सकते हैं? क्या छल पुरुष के साथ नहीं होता है? तो इस पर सभी लोग अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये जो कानून है वो एक तरफा हो गए हैं। वहीं इसमें एक और विवाद है कि क्या ये वाकई में महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए यह कानून है? क्योंकि अगर किसी पुरुष को झूठे केस में फंसाया जाएगा तो उसमें वह महिला ही केवल उसमें शामिल नहीं होंगी, बल्कि उनके पीछे जो और बहुत सारे लोग हैं, यानी कि उनके पीछे जो पुरुष होते हैं वह भी इस चीज में शामिल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पारदर्शिता कम है। तो धारा 69 इसी तरीके के विवादों में घिरी हुई है। वही हम इसका दूसरा पहलू देखें कि आखिर सरकार को यह धारा लागू क्यों करनी पड़ी। तो भारतवर्ष में बढ़ रहे जो लव जिहाद के मामले हैं उनमें हम देखें तो सभी में पहचान छुपाकर या शादी करेंगे, शादी का झांसा देकर इस प्रकार से यौन संबंध बनाए जाते हैं। लव जिहाद के केसेस में जो मैक्सिमम केसेस होते हैं उसमें पहचान छुपा करके ही विवाहितर संबंध बनाए जाते हैं। अपने आप को जैसे हाथ में कलावा बांधकर और माथे पर तिलक लगा करके अपनी पहचान हिंदू बता करके लड़की को चला जाता है। तो यहाँ इस चीज को यहाँ पे देखा जा रहा है कि लव जिहाद के जो केसेस हैं उसमें जो महिलाएं फंस जाती हैं, जो लड़कियां फंस जाती हैं, उन्हें काफी राहत मिलेगी। अब उनमें क्या होगा कि वो जो लड़के हैं वो पकड़े जाएंगे और अधिकतम सजा इनके 10 वर्ष तक की सजा उनमें मिल सकती है। लेकिन इसमें एक और बहुत ही बड़ा मैं आपको एक अपडेट देने वाली हूँ कि जो लोग लव जिहाद को अंजाम देते हैं वो कुछ ज्यादा ही इसमें स्मार्ट निकलते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि लड़कियों से, जो हिंदू लड़कियां हैं, उनसे बॉन्ड साइन करवाते हैं, यानी कि उनसे बॉन्ड साइन करवा करके और स्टाम्प पेपर पे लिखवा के लेते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हैं और मैं किसी भी प्रकार का कि कोई डिमांड नहीं करूंगी, शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगी, या फिर पैसों के लिए या घर के लिए या बहुत सारी चीजें जो उसमें क्लॉज वो डालते हैं, समझौते के क्लॉज वो उसमें डाल रहे हैं और उस पे स्टाम्प पेपर पे लिखवा करके और उसमें लड़की की फोटो लगा के, अपनी फोटो लगा के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ रह रहे हैं। तो क्या धारा 69 को लेकर भी कोई किसी आंदोलन की आवश्यकता है? क्या सभी पुरुष वर्ग को आंदोलन करना चाहिए ताकि उनके साथ जो एक प्रकार से भेदभाव हो रहा है और जो एक कठोरतम व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है उसको लेकर के वो अपने लिए पहले से ही कोई न्याय मांगे? अलग अलग संस्थाएं हैं वो इनका विरोध कर चुकी है, स्पेशली धारा 69 का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि यदि देश में पुरुष आयोग नहीं आना चाहते हैं, पुरुषों के साथ भी बहुत सारे अपराध होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा अपराध है, जैसे कि ज्यादातर जो होता है कि फाइनेंशियली अब्यूज करना या फिर झूठे केस में फंसाना, छवि खराब करने का प्रयास करना या उसके लिए आत्महत्या के लिए किसी को उकसाना। तो इस प्रकार के जो अपराध होते हैं जिनमें पुरुषों की जो लाइफ है पूरी बर्बाद हो जाती है, तो उनका हवाला दे करके बहुत से लोग, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे एडवोकेट्स और बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि क्या पुरुष आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें आपका क्या कहना है? पर्सनली यदि मैं अपना व्यू बताऊं तो बिना पुरुष आयोग के यदि आप महिला सुरक्षा के जो नियम है उन्हें कड़ा करते हैं तो इसमें समाज के अंदर इनके पुरुष और स्त्री के बीच में द्वेष ही फैलता है। और नॉर्मली होता यह है कि जो व्यक्ति सभ्य है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनका कोई इरादा होता ही नहीं है किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का, वो पहले से ही बचते हैं। तो पारदर्शिता इस कानून में नहीं है। साक्ष्य जुटाने में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा, इसमें साइंटिफिक एविडेंस मिलना भी बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई में एक नॉर्मल ब्रेकअप हुआ है या फिर शादी का झांसा देकर के ही व्यक्ति को इसमें फंसाया गया है। और अगर हम इसमें ये बात भी मान ले कि व्यक्ति का नॉर्मल ब्रेकअप हुआ है और उसने कोई शादी का झांसा नहीं दिया है, तो भी अगर कोई स्त्री इस तरीके का कोई केस लेकर के कोर्ट में जाती है, जो कि ऐसे केस सामने आएंगे ही, तो भी उस व्यक्ति को अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए कानूनी प्रक्रिया से तो जरूर होके गुजरना पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से जब आपको होके गुजरना होता है तो उसमें कई साल लग जाते हैं। यानी जज को भी पता है, वकील को भी पता है, एविडेंस भी ऐसे हैं कि ये एक नॉर्मल ब्रेकअप है, इसमें कोई शादी का झांसा नहीं दिया गया है, तो भी वो जो प्रोसेस है जो फॉलो करना है कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए, वैसा वो जो प्रोसेस फॉलो करना है अदालत के द्वारा, उसमें भी वह व्यक्ति फंसेगा। यानी कि उसको कोर्ट कचहरी तक के तो चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। तो ये जो नया कानून आया है 69, पर्सनली मैं इसमें जिस तरीके के प्रावधान रखे गए हैं उसके समर्थन में नहीं हूं। यदि कोई व्यक्ति आपको, अब इसमें मेरा पर्सनल व्यू क्या है इन सारी ही चीजों में, कोई भी व्यक्ति आपको यदि प्रमोशन का झांसा देकर अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहता है तो आप उसके लिए जा ही क्यों रहे हो? संबंध बना लिए उसके बाद
लड़की को प्रमोशन नहीं मिला, यानी कि वो महिला जो इस केस को लेकर के कि मेरे साथ छल हुआ है कोर्ट में जाएगी, वो तब जाएगी जब उसको शादी का झांसा दे करके या फिर उसको प्रमोशन का झांसा दे करके और उसको नौकरी का झांसा दे करके उसके साथ यौन संबंध बनाया जाएगा। लेकिन वो नहीं होगा, यानी कि नौकरी नहीं मिलेगी, यानी कि उसका प्रमोशन नहीं होगा या शादी नहीं होगी, तो तब वो जाएगी। तो ये जो है ये ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर एक गंदगी पहले से ही फैल चुकी होती है। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए किसी भी लड़की को ये कहा जाए, किसी भी महिला को ये कहा जाए कि आप का प्रमोशन हो जाएगा या फिर आपको नौकरी इससे बड़ी वाली मिल जाएगी, तो आप मेरे साथ ऐसे ऐसे ये संबंध बनाने के लिए रेडी हो जाइए। किसी को रेडी किया जाएगा तो वो रेडी क्यों हो रही है? क्या उन्हें वहीं पर ही इस चीज को रोक नहीं देना चाहिए? तो यदि वो उस चीज के लिए जा रही है तो वो कर क्या रही है? वो अपने साथ ही गलत कर रही है या फिर वो यौन संबंध को नॉर्मल मानती है? तो मेरे ख्याल से इस तरीके के चीजों में महिला भी पूरी तरीके से एकदम इनोसेंट वो नहीं है उस स्टेज में। वहां उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करता है और आप उसके लिए अग्री हो रहे हो, यहाँ पे कोई फिजिकल जबरदस्ती की बात नहीं हो रही है कि आपको मनाया जा रहा है, आप मान रहे हो तो क्यों मान रहे हो। दूसरी बात यह है कि ऐसे केसेस में टोटली महिला को एक प्रकार से उनको विक्टिम ही माना जाएगा। मान लीजिए आपके सामने चॉइस है कि आप विक्टिम ना बने, तो क्या उस महिला को फिर भी विक्टिम बनना चाहिए? तो मेरे ख्याल से ये जो केसेस होते हैं कि जिनमें आप खुद जा रहे हैं, सामने वाला आपको कह रहा है और आप जा रहे हैं कि ठीक है हम इस चीज से अग्री करते हैं और बाद में आपको नौकरी नहीं मिलती है, तब आप केस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी नीयत साफ नहीं है। तो वही दूसरी तरफ जो विवाह का है, उसमें मेरा मानना यह है कि यदि किसी को विवाह का प्रस्ताव दिया जाए या उनसे कहा जाए कि आपसे हम विवाह करेंगे और उसके बाद एक रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए और उसके बाद शादी ना की जाए, तो इसको माना जा सकता है अपराध कि हाँ यहाँ पर लड़की के साथ छल हुआ है। इसको एक छल माना जा सकता है क्योंकि उसको कहा गया था कि शादी होगी, शादी करेंगे, दोनों ही शादी के लिए अग्री थे, लेकिन बाद में लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन इसमें भी पेच ये है कि क्या ये एक तरफा होना चाहिए? क्या पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है कि उनको शादी का वादा कर दिया जाता है और फिर उनसे शादी नहीं की जाती है? एक IAS महिला ने, यानी कि जब वो लोग स्टूडेंट थे और UPSC की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, दोनों में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती होती है, शादी का वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, लेकिन बाद में जो पुरुष मित्र है उसका UPSC में नंबर नहीं आता और जो महिला मित्र है वो UPSC क्लियर कर लेती है और बाद में ऑफिसर बन जाती है। तो ऑफिसर बनने के बाद वो अपने प्रेमी को छोड़ देती है। इस पर एक बहुत फेमस बुक लिखी गई है, जो इस घटना के विक्टिम है उन्होंने ही अपने जीवन पर आधारित ये बुक लिखी है। तो दैट मीन हमारे पास पहले से बहुत सारे प्रूफ हैं। धोखा जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, ये जरूरी नहीं कि एक जेंडर का व्यक्ति ही धोखा देगा, धोखा कोई भी व्यक्ति दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो धोखे की परिभाषा को जेंडर के तहत फिक्स करके इस प्रकार से कानून बनाना वह सही नहीं है। तो आपकी इसमें क्या राय है? क्या धारा 69 में पारदर्शिता होनी चाहिए? क्या उसमें बहुत सारे बदलाव होने चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सिखाया जाए कि यौन अपराधों से बचें? हमारे स्कूल और कॉलेजेस में कहा जाता है कि यौन शिक्षा देनी चाहिए, बल्कि शिक्षा देनी चाहिए यौन अपराध ना करें, यौन अपराध नहीं करने चाहिए और यौन अपराध सहने नहीं चाहिए। और यदि किसी के साथ ऐसा होने वाला होता है तो वो पहले ही अपने आप को बचाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार के डिस्कशन, इस प्रकार का एक छोटा सा कोर्स हर स्कूल में और कॉलेज में जो टीनेजर बच्चे हैं उनसे लेकर के जो अडल्ट यंग बच्चे हैं उन सब के लिए ऐसे कोर्स लॉन्च होने चाहिए। सरकार की तरफ से भी प्रावधान होना चाहिए कि बच्चों को ये सब चीजें पर डिस्कशन किया जाए, उन्हें सिखाया जाए, ताकि वो आगे जाकर के इस तरीके के अपराध का शिकार ना बने और कानून के बारे में भी उनको बेहतर जानकारी हो कि यदि आवश्यकता पड़े, यदि उन पर झूठा आरोप लगे या उनके साथ ऐसी घटना हो या होने वाली हो तो वो किससे मदद ले।